जब एक लीड म्यूजिक बैंड मेंबर अचानक स्टेज छोड़ के चला जाता है तो क्या पूरा म्यूजिक बैंड वहीं पर खत्म हो जाता है? अक्सर एक आम धारणा देखने को मिलती है कि किसी बिजनेस पार्टनरशिप के टूटने का मतलब है कंपनी का पूरी तरह मलबा बन जाना। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी बिल्डिंग गिर गई हो और वहीं सिर्फ धूल बची हो। पर कानून ना इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। एग्जैक्टली। वेलकम टू द डीप डाइव। आज की इस चर्चा का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प और जानकारी से भरपूर है। आज हमारा फोकस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स यानी पार्टनरशिप फर्म के विघटन पर होने वाला है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन बेसिकली ये समझना है कि आखिर एक चलती फिरती फर्म कानूनी तौर पर कैसे बंद होती है, चाहे वो आपसी सहमति से हो यानी अग्रीमेंट से, या मजबूरी में कंपलसरी डिसोल्यूशन हो, या फिर नोटिस देने पर हो, या सीधे कोर्ट ऑर्डर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कानून की एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी को डिकोड करना जरूरी है, जिसका जिक्र सेक्शन 39 में मिलता है। राइट। कानून में ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच एक जमीन आसमान का अंतर होता है। सुनने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। लाइक डिसोल्यूशन तो डिसोल्यूशन वही तो, पर कानूनी रूप से इनका असर बिल्कुल अलग है। सेक्शन 39 बड़ा ही क्लियर स्टैंड पेश करता है। जब सारे पार्टनर्स के बीच का कानूनी रिश्ता यानी उनकी सारी लीगल रिलेशनशिप्स पूरी तरह से टूट जाती हैं, तभी उसे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाएगा। तो अगर सिर्फ कुछ पार्टनर्स के बीच रिलेशन बदलता है तो पूरी फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझना काफी आसान होगा। मान लीजिए कि जॉन, जॉनसन और जोसेफ 3 पार्टनर्स हैं जो पिछले 10 साल से एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अच्छा। एक दिन जॉन डिसाइड करता है कि अब उसे रिटायर होना है। या एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो मान लेते हैं जहां जॉन की मृत्यु हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। तो जॉन तो पार्टनरशिप से बाहर हो गया ना? एग्जैक्टली। इसका नतीजा ये हुआ कि उन तीनों के बीच का जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट गया। लेकिन जॉनसन और जोसेफ देखते हैं कि रेस्टोरेंट का बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्राहक रोज आ रहे हैं। राइट, उन्हें बंद क्यों करना चाहिए? सही बात है। तो वो तय करते हैं कि हम दोनों इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिजनेस बंद नहीं हुआ, शटर नहीं गिरा रेस्टोरेंट का। यानी यहाँ सिर्फ एक नया अग्रीमेंट बनेगा और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज तय होंगे। सही पकड़ा। इसे कानूनी भाषा में रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्गठन कहा जाता है। म्यूजिक बैंड अभी भी जिंदा है, नया म्यूजिक बन रहा है, बस एक बैंड मेंबर बदल गया है। ये बहुत अच्छा एनालॉजी है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट देखा जाए, अगर सारे मेंबर्स एक दिन बैठकर ये तय करते हैं कि अब इस रेस्टोरेंट को आगे चलाना नामुमकिन है, सारा फर्नीचर बेच दिया जाएगा, बैंक अकाउंट्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हाँ, और सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो वो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब डेली ऑपरेशंस पूरी तरह रुक जाते हैं, एसेट्स लिक्विडेट होती हैं और आखिरी हिसाब किताब फाइनल होता है। ऐसे में मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि क्या एक फर्म बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कोर्ट के चक्कर काटे बहुत ही शांति से बंद हो सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। कानून इसकी पूरी इजाजत देता है, जो हमें इस डीप डाइव के अगले पड़ाव पर ले आता है। वॉलंटरी डिसोल्यूशन यानी अपनी मर्जी से फर्म को बंद करना, जिसमें आई थिंक सेक्शन 40 और सेक्शन 43 सबसे अहम रोल प्ले करते हैं, राइट? हाँ, सेक्शन 40 पहले डील करता है बाय अग्रीमेंट डिसोल्यूशन से। पार्टनरशिप कानून का एक बेसिक उसूल है कि पार्टनरशिप हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होती है, और जो चीज कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होती है उसे सभी पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से खत्म भी तो किया जा सकता है। एग्जैक्टली। अगर सारे पार्टनर्स खुशी खुशी अलग होना चाहते हैं या उन्होंने पहले से ही इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो लॉ उस प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं डालता। लेकिन असली टेक्निकल ट्विस्ट शायद सेक्शन 43 में आता है, जो डिसोल्यूशन बाय नोटिस की बात करता है। हाँ, और ये सेक्शन सिर्फ तब लागू होता है जब पार्टनरशिप एट विल हो। पार्टनरशिप एट विल मतलब ऐसी पार्टनरशिप जिसका कोई फिक्स टाइम पीरियड या एक्सपायरी डेट तय ना की गई हो। सही कहा। ये जब तक आराम से चल रही है बस चल रही है। ऐसी स्थिति में कोई भी एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को लिखित में यानी स्ट्रिक्टली रिटन फॉर्म में एक नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अब इस नोटिस वाले कानून में ना एक बहुत ही बारीक और असरदार मैकेनिज्म छुपा है, जो मुझे लगता है ध्यान से समझना जरूरी है।
फर्म उसी तारीख से बंद मानी जाएगी जो उस नोटिस में लिखी होगी। राइट। और अगर कोई तारीख नोटिस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं की गई है तो जिस दिन वो नोटिस बाकी पार्टनर्स के हाथ में पहुंचेगा वही डिसोल्यूशन की एग्जैक्ट डेट बन जाएगी। पर ये स्पेसिफिक डेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर? इसका जवाब एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क केस में मिलता है, बनारसी दास वर्सेस कांचीराम। ओह हाँ, ये तो बहुत बढ़िया केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानूनी लूपहोल को क्लियर किया था। हुआ कुछ यूं कि एक पार्टनर ने फर्म डिसॉल्व करने के लिए सीधे कोर्ट में सूट यानी मुकदमा फाइल कर दिया। अच्छा। तो उसका मानना था कि जब उसने कोर्ट में लीगल पेपर फाइल कर दिया तो यही स्टेप अपने आप में एक फॉर्मल नोटिस मान लिया जाएगा। एग्जैक्टली। उसने सोचा उसी दिन से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से देखा। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में सूट फाइल करना सेक्शन 43 के तहत नोटिस नहीं माना जा सकता। ओह वाओ। तो ऐसे केसेस में फर्म के विघटन की तारीख क्या होगी? तारीख वो नहीं होगी जब केस फाइल हुआ, बल्कि वो तारीख होगी जब कोर्ट अपना प्रिलिमिनरी डिक्री यानी प्रारंभिक आदेश पास करेगा। अब इस टेक्निकलिटी का असर इतना बड़ा क्यों होता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। इस मैकेनिज्म के पीछे का बिजनेस लॉजिक काफी दिलचस्प है। फर्ज कीजिए एक पार्टनर 2020 में सूट फाइल करता है और लिटिगेशन चलते चलते कोर्ट का आदेश आने में 2 साल लग जाते हैं, 2022 आ जाता है। हाँ। अगर सूट फाइल करने की डेट को ही डिसोल्यूशन डेट मान लिया जाता तो 2020 में ही बिजनेस के अकाउंट्स और लायबिलिटीज फ्रीज हो जाते। लेकिन बिजनेस तो उन 2 सालों में भी चल रहा था ना मार्केट में। अगर इन 2 सालों में फर्म ने करोड़ों का मुनाफा, तो डिसोल्यूशन डेट 2022 होने का मतलब है कि उस मुनाफा में सूट फाइल करने वाले पार्टनर का भी आखिरी दिन तक पूरा हक बनता है। वही तो, डेट ऑफ डिसोल्यूशन सीधे तौर पर हर पार्टनर की फाइनेंशियल डेस्टिनी और उनके प्रॉफिट शेयर को एकदम लॉक कर देती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिजनेस अकाउंटिंग के नजरिए से एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। अब आपसी सहमति या नोटिस से डिसोल्यूशन तो एक आदर्श स्थिति लगती है। बिल्कुल। लेकिन बिजनेस की दुनिया हमेशा इतनी आसान थोड़ी होती है। कभी नहीं होती। ऐसे हालात क्या होंगे जहां पार्टनर्स की नीयत तो बिजनेस चलाने की हो, पर कानून ही उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाए? ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। कानून हमेशा सिर्फ इंसानों की मर्जी पर निर्भर नहीं करता। कई बार सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां अपना फैसला खुद करती हैं। ये आता है सेक्शन 41 और 42 के दायरे में, कंपल्सरी और कंटिंजेंट डिसोल्यूशन। तो सेक्शन 41 के तहत कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब है कि अब किसी के पास कोई चॉइस नहीं बची है। राइट। फर्म को अनिवार्य रूप से बंद करना ही पड़ेगा। इसके 2 मेन ग्राउंड्स एक्चुअली। पहला, अगर एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स या सब के सब पार्टनर्स इनसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित हो जाएं। क्योंकि पार्टनरशिप एक जॉइंट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए कम से कम 2 सॉल्वेंट लोग चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। अगर लायबिलिटीज पे करने के लिए पैसे ही नहीं बचे मार्केट में, तो पार्टनरशिप कानूनी रूप से आगे बढ़ ही नहीं सकती ना। और दूसरा ग्राउंड मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जब फर्म का बिजनेस ही अनलॉफुल यानी गैर कानूनी हो जाए। सही कहा। एक सिनारियो पर गौर करते हैं। एक फर्म बहुत ही सक्सेसफुली प्लास्टिक बैग्स बनाने की फैक्ट्री चला रही है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सारे पार्टनर्स एकदम खुश हैं। और अचानक सरकार एक नया स्टैट्यूटरी ऑर्डर पास करती है और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से बैन लगा देती है। बस, अब चाहे पार्टनर्स के बीच कितना ही प्यार और आपसी सहमति क्यों ना हो, वो बिजनेस अब एक और दिन भी नहीं चल सकता। कानून उन्हें ऑपरेट करने की इजाजत ही नहीं देगा और ऐसे में फर्म खटाक से इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाएगी। हालांकि एक चीज है, इस गैर कानूनी वाले रूल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी मौजूद है। अगर एक फर्म एक से ज्यादा अलग अलग बिजनेस वर्टिकल चला रही है। अच्छा, जैसे प्लास्टिक के साथ साथ वो पेपर बैग्स भी बना रहे हो। एग्जैक्टली। और उनमें से सिर्फ एक बिजनेस, जैसे प्लास्टिक बैग्स वाला, किसी नए रूल के बैन की वजह से गैर कानूनी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी फर्म ही बंद करनी पड़ेगी। ओह आई सी, जो बाकी के लीगल बिजनेसेस हैं वो आराम से चालू रह सकते हैं। हाँ, सिर्फ उस एक इलीगल ऑपरेशन विंग को परमानेंट बंद करना होगा, पूरी फर्म का विघटन नहीं होगा वहां पे। ये कानून का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सेंसिबल अप्रोच है। एक पूरे बिजनेस एम्पायर को एक सिंगल टेक्निकलिटी की बैन की वजह से बर्बाद होने से बचाया जाता है इस तरह। राइट। अब आगे बढ़ते हुए सेक्शन 42 पर नजर डालते हैं, जो कंटिंजेंट डिसोल्यूशन की बात करता है। कंटिंजेंसी का मतलब है किसी खास घटना का घटित होना। मतलब कानून मानता है कि कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स ऐसे होते हैं
जिनके होने पर फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। जैसे अगर कोई पार्टनरशिप किसी फिक्स्ड टर्म या तय समय सीमा के लिए बनी थी, उदाहरण के लिए सिर्फ 5 साल के लिए, तो 5 साल पूरे होते ही, क्लॉक स्ट्राइक होते ही पार्टनरशिप खत्म। या फिर जिस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फर्म बनी थी, उस प्रोजेक्ट का पूरा हो जाना। जैसे एक लंबा हाईवे बनाने के लिए 2 अलग-अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने टेम्पररी पार्टनरशिप की थी। सही एग्जाम्पल है। जैसे ही हाईवे पूरा हुआ और इनॉग्रेट हुआ, पार्टनरशिप का मकसद पूरा हो गया और फर्म वैसे ही डिसॉल्व हो गई। इसके अलावा जनरल रूल ये भी कहता है कि किसी पार्टनर की मृत्यु होने पर या उसके इंसॉल्वेंट होने पर भी फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। पर यहाँ मुझे याद आ रहा है एक ऐसा शानदार कानूनी पेन छिपा है जो बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत फैसिनेटिंग है। इंडियन ऑयल कॉर्प वर्सेस श्रीनिवास रामगोपाल का केस। ओह यस, इस केस ने पूरी तरह से रूल्स को रीडिफाइन किया। वैसे तो सेक्शन 42 साफ कहता है कि पार्टनर की मौत से फर्म खत्म हो जाती है, लेकिन ये नियम एक छोटी सी लाइन पर डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इस लाइन का आखिर इतना बड़ा असर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक ऐसी नजीर पेश की जिसने हजारों सक्सेसफुल बिजनेसेस को रातों रात मलबा बनने से बचाया है। कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही एक कंटिन्यूटी क्लॉज मौजूद है, तो किसी एक पार्टनर की अनफॉर्चुनेट मृत्यु होने पर पूरी फर्म बंद नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। उसकी जगह जो जिंदा यानी सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं, वो उस बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं और इस पूरी सिचुएशन को सिर्फ फर्म का रिकंस्टिट्यूशन माना जाएगा, डिसोल्यूशन नहीं। इस कंटिन्यूटी क्लॉज के मैकेनिज्म की अहमियत बहुत डीप है। आखिर इस क्लॉज का इतना जरूरत क्या है? बिना इसके तो किसी भी कंपनी का बुरा हाल हो सकता है। एकदम सच। सोचिए, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल चल रही है, 100 लोग वहां नौकरी करते हैं, महंगी मशीनरीज रोज चल रही हैं वहां पे, और अचानक एक रात एक अहम पार्टनर की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अगर डीड में कंटिन्यूटी क्लॉज नहीं है तो क्या ठीक अगले ही दिन से बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने पड़ेंगे? हाँ, कानून के हिसाब से करना पड़ेगा। सारे 100 एम्प्लॉइज को बाहर निकालना पड़ेगा और एसेट्स को इमरजेंसी में कूड़ी के भाव यानी डिस्ट्रेस सेल में बेचना पड़ेगा। इससे न सिर्फ लोकल इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा, बल्कि बाकी जिंदा पार्टनर्स की पूरी जिंदगी की कमाई और मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। ये कंटिन्यूटी क्लॉज तो फिर एक वीडियो गेम के चीट कोड की तरह काम करता है। चीट कोड कैसे? जैसे गेम का जनरल रूल कहता है कि प्लेयर की लाइफ खत्म तो गेम ओवर और स्क्रीन ब्लैक, लेकिन ये कंटिन्यूटी चीट कोड उस बिजनेस एंटिटी को एक ह्यूमन पार्टनर की मौत के असर से अलग कर देता है, शील्ड कर देता है। अच्छा, हाँ, ताकि बचे हुए प्लेयर्स अपनी हार्ड अर्न्ड प्रोग्रेस के साथ गेम को आगे बढ़ा सकें और बिजनेस की इकोनॉमिक वैल्यू सुरक्षित रहे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। थैंक यू। पर अभी तक ये सारे रूल्स और एक्सेप्शंस तब तक बहुत अच्छे और रीजनेबल लगते हैं जब तक हालात क्लियर हो और पार्टनर्स समझदारी दिखाएं। लेकिन बिजनेस में हमेशा सब समझदार थोड़ी होते हैं। वही तो, जब ना तो कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट हो, ना ही पहले से सोचा गया कोई चीट कोड हो और पार्टनर्स के बीच के आपसी हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाए, तब क्या होता है? जब कम्युनिकेशन कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, तब एंट्री होती है कोर्ट्स की, और ये आता है सेक्शन 44 के तहत, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर। तो जब आपसी सहमति नामुमकिन हो जाए तो कोई भी एक पार्टनर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और बेंच से गुजारिश कर सकता है कि इस डेडलॉक्ड बिजनेस को अब बंद कर दिया जाए। हाँ, लेकिन कानून इसमें बड़ा केयरफुल है। कोर्ट ऐसे ही किसी पार्टनर की छोटी मोटी आपसी अनबन पर एक चलती हुई फर्म को बंद करने का ऑर्डर नहीं निकाल देता। उसके पास ऑर्डर पास करने के लिए बहुत ही सॉलिड और स्पेसिफाइड ग्राउंड्स होने अनिवार्य हैं। जैसे कि अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, यानी मानसिक रूप से कंप्लीटली अस्वस्थ हो जाए। बिल्कुल, और मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी ये बीमारी टेम्पररी या इलाज के लायक ना हो, या फिर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, जैसे किसी सीवियर फिजिकल स्ट्रोक की वजह से वो अपने हिस्से का काम ही आगे कभी ना कर पाए। ऐसे में बाकी पार्टनर्स मजबूरी में कोर्ट जाकर कह सकते हैं कि जिस इंसान के फिजिकल और मेंटल भरोसे पर बिजनेस शुरू किया था, वो फाउंडेशन ही अब गैर मौजूद है, इसलिए उन्हें इस ओरिजिनल अग्रीमेंट से आजाद किया जाए। सही बात है। इसके अलावा एक और बहुत ऑब्जेक्टिव ग्राउंड होता है, कंटिन्यूअस लॉसेस। अगर कोई फर्म लगातार घाटे में चल रही है और कोर्ट के सामने ऐसे फाइनेंशियल ऑडिट्स और स्टेटमेंट्स पेश किए जाते हैं जिससे ये टेक्निकली साबित हो जाए कि फ्यूचर में भी इस बिजनेस से सिर्फ नुकसान ही होना तय है, तो कोर्ट उस बढ़ते हुए फाइनेंशियल जख्म को वहीं स्टॉप करने के लिए फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकती है। कानून का लॉजिक सिंपल है, किसी को भी एक डेफिनेटली डूबती हुई नाव में जबरदस्ती बैठे रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। एब्सोल्युटली।
लेकिन मेरी समझ से सेक्शन 44 में जो सबसे इंट्रीगिंग, कॉम्प्लेक्स और ध्यान देने लायक पार्ट है, वो है मिसकंडक्ट और परसिस्टेंट ब्रीच। मिसकंडक्ट यानी कानूनी दुर्व्यवहार अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड और फ्लेक्सिबल टर्म है ये। अगर कोई पार्टनर ऐसी हरकत करता है जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के ऑपरेशंस और उसकी साख पर बुरा असर पड़ता है, तो कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर ग्रांट कर सकती है। और जब कोर्ट्स ने हिस्ट्री में मिसकंडक्ट को डिफाइन किया, तो ऐसे एग्जाम्पल्स और प्रेसिडेंट सामने आए जो वाकई जुरिस्प्रूडेंस की गहराई दिखाते हैं। एक बहुत ही क्लासिक और पहली नजर में अजीब लगने वाला प्रेसिडेंट है कार्माइकेल वर्सेस एवेंस का केस। आपने सुना है इसके बारे में? हाँ, इस केस के फैक्ट सुन के किसी को भी आश्चर्य हो सकता है। हुआ कुछ ऐसा कि एक लॉ फर्म यानी सोलिसिटर्स की एक पार्टनरशिप थी। उसके एक पार्टनर को एक दिन ट्रेन में बिना टिकट सफर करने के जुर्म में कोर्ट से कन्विक्शन हुआ, यानी उसे दोषी ठहराया गया। अब साधारण रूप से लग सकता है कि शायद इंसान टिकट खरीदना भूल गया होगा, ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक होगी। लेकिन नहीं, कोर्ट ने एविडेंस से पाया कि उसने इंटेंशनल फ्रॉड करने का इरादा रखा था, चाहे टिकट का अमाउंट सिर्फ कुछ पेनीज का ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस एक ट्रेन टिकट की माइनर फ्रॉड इंसिडेंट की वजह से कोर्ट ने उस पार्टनर के खिलाफ एक्शन लेते हुए पूरी की पूरी लॉ फर्म को बंद करने का यानी डिसॉल्व करने का आदेश दे दिया। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही नाचुन सवाल उठ रहा था कि आखिर ट्रेन में बिना टिकट सफर करने की पर्सनल फॉल्ट का एक सक्सेसफुल लॉ फर्म के बिजनेस से क्या डायरेक्ट लेना देना। एक छोटी सी टिकट की चोरी से इतनी बड़ी कंपनी की किस्मत कैसे डिसाइड हो सकती है? इसके पीछे का कानूनी और फिलोसॉफिकल लॉजिक बहुत ही गहरा है। एक पार्टनरशिप सीमेंट या लोहा बनाने वाली किसी फैक्ट्री की तरह सिर्फ लाइफलेस मशीनों और रॉ मटेरियल से नहीं चलती ना। राइट। पार्टनरशिप तो म्यूचुअल ट्रस्ट यानी पार्टनर्स के आपसी भरोसे और फिड्यूशरी ड्यूटी पर चलती है। एग्जैक्टली। वफादारी की जिम्मेदारी, और खास तौर पर लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे प्रोफेशनल फील्ड्स में पब्लिक रेप्यूटेशन और एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी ही उनका सबसे बड़ा और इकलौता कैपिटल होता है। तो लॉजिक क्लियर था। अगर एक एस्टैब्लिश्ड लॉयर देश की रेलवे के साथ चंद रुपयों का इंटेंशनली फ्रॉड कर सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी बचती है कि वो कल को अपने ही किसी क्लाइंट के लाखों रुपयों का ट्रस्ट फंड के साथ फ्रॉड नहीं करेगा? वही बात है। उस एक सीमिंगली पर्सनल हरकत ने उस इंसान के कोर मॉरल कैरेक्टर, उसकी डीप नैतिकता पर सवाल खड़ा कर दिया। एक बार जब पार्टनर मॉरल टर्पिट्यूड या नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी कोर्ट द्वारा पाया जाता है, तो पूरी फर्म की साख दांव पर लग जाती है। कोई भी दूसरा समझदार पार्टनर ऐसे व्यक्ति के साथ अनलिमिटेड लायबिलिटी जैसा भयंकर रिस्क लेने को तैयार थोड़ी होगा, जिस पर आंख बंद करके भरोसा न किया जा सके। इसलिए पर्सनल लाइफ का मिसकंडक्ट प्रोफेशनल बिजनेस को रूट से बर्बाद करने का पूरा दम रखता है। एक और ऐसा ही हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है पियर्स वर्सेस फॉस्टर। उसमें क्या हुआ था? उसमें एक फर्म का पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में कॉटन यानी कपास की कीमतों पर मैसिव सट्टा यानी स्पेक्यूलेशन लगा रहा था। अच्छा। पर क्या वो फर्म कॉटन ट्रेडिंग में थी? नहीं, ये उस फर्म का कोई कोर या सेकेंडरी बिजनेस नहीं था। वो बस अपने पर्सनल अकाउंट से फ्यूचर्स मार्केट में गैम्बलिंग कर रहा था। पर जब कोर्ट में बात आई तो इसे भी मिसकंडक्ट की कैटेगरी में रखा गया। वेट, अपनी पर्सनल लाइफ में स्टॉक या फ्यूचर्स मार्केट में पैसे लगाना मिसकंडक्ट कैसे हो गया? इसका मैकेनिज्म और ह्यूमन साइकोलॉजी का कनेक्शन वैसे ही काम करता है। अगर कोई इंसान कॉटन फ्यूचर्स जैसे हाईली वॉलेटाइल और रिस्की मार्केट में गैम्बल कर रहा है, तो मैथमेटिकली बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक दिन मैसिव डेट यानी भारी पर्सनल कर्जे में पूरी तरह डूब जाए। ओह। और जब एक हाई रैंकिंग पार्टनर भारी कर्जे में होता है, तो डेस्परेशन और मजबूरी में सबसे पहला रिस्क ये बनता है कि वो अपनी ही फर्म के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा ले, एम्बेजलमेंट कर ले। सही पकड़ा है आपने। बाकी पार्टनर्स को इस फाइनेंशियल क्राइम के होने का इंतजार करने की कानूनी तौर पर जरूरत नहीं है। पर्सनल फाइनेंशियल रेकलेसनेस अपने आप में इतना बड़ा रेड फ्लैग और रिस्क है कि पार्टनरशिप का फाउंडेशन ट्रस्ट वहीं टूट जाता है। और इसीलिए कोर्ट फर्म को सेफ साइड पर डिसॉल्व करने की तुरंत परमिशन दे देता है। मेक सेंस। इसके अलावा सेक्शन 44 में जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स का एक कैच ऑल प्रोविजन भी हमेशा मौजूद रहता है। ये अस्त्र तब यूज होता है जब सिचुएशन इन सब स्पेसिफिक कैटेगरीज में ठीक से फिट नहीं होती, पर बेंच को लगता है कि डिसोल्यूशन ही अब इकलौता आखिरी रास्ता है। जैसे कि अगर पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में पूरी तरह से क्रॉनिक डेडलॉक हो जाए, यानी हर डिसीजन पर वोटिंग हमेशा 50-50 पे अटक जाए और कंपनी आगे बढ़ ही ना पाए, या फिर पार्टनर्स के बीच आपस में फॉर्मल या इनफॉर्मल बातचीत ही बिल्कुल बंद हो जाए।
अगर बिजनेस के को ओनर्स एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, ईमेल्स का जवाब नहीं देते, तो एक कलेक्टिव एंटरप्राइज चलेगा कैसे? सही बात है। जब ऐसी बेसिक फाउंडेशन ही गायब हो चुकी हो तो कानून उस बिजनेस को एक जिंदा लाश की तरह धोने का नाटक नहीं करता। बिल्कुल। तो चलिए अब इस डिस्कशन को उस मुकाम पर ले चलते हैं जहां फाइनली एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है। एक सिनारियो पर गौर करते हैं जहां कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, या फिर नोटिस पीरियड इफेक्टिवली खत्म हो गया है, या पार्टनर्स का आपसी एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन हो गया है। यानी फर्म कानूनी रूप से डिसॉल्व हो गई। मैं शटर गिर गया, कंपनी का नाम लिखा हुआ बोर्ड हमेशा के लिए उतर गया। पर क्या इस पूरी प्रोसेस की कहानी सिर्फ इस शटर गिराने और ताले लगाने पर खत्म हो जाती? कानूनी दृष्टिकोण से इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। शटर गिराना तो सिर्फ एक नए, लंबे और अक्सर पेचीदा प्रोसेस की पहली सीढ़ी है, जिसे लॉ में वाइंडिंग अप प्रोसेस कहा जाता है। यानी फर्म बंद होने का मतलब सिर्फ साइन बोर्ड हटाना नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग और स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर को एंड टू एंड फॉलो करना होता है। हाँ, इस क्रूशियल वाइंडिंग अप फेज के बिना विघटन पूरा ही नहीं माना जाता। और ये सारी अनिवार्य बातें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 45, 46 और 48 में बेहद टेक्निकल डिटेल में समझाई गई हैं। वाइंडिंग अप की एक्चुअल शुरुआत मेरी समझ से होती है सेक्शन 45 से, जो कि पब्लिक नोटिस का मैंडेटरी नियम है। ये प्रोविजन बिजनेस इकोसिस्टम के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। जब तक किसी फर्म के डिसॉल्व होने का ऑफिशियल और क्लियर पब्लिक नोटिस पब्लिश नहीं किया जाता, जैसे कि लोकल न्यूज़पेपर्स में और ऑफिशियल गवर्नमेंट गैजेट में, तब तक सभी पार्टनर्स फर्म के पुराने या नए कामों के लिए तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टीज के प्रति इक्वली लायबल और जिम्मेदार माने जाते हैं। इस स्पेसिफिक रूल का ग्राउंड इफेक्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्ज कीजिए कि पार्टनरशिप पिछले हफ्ते आपस में डिसॉल्व हो गई, पर पब्लिक को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज नहीं किया गया। अच्छा। अब आज एक पुराना एक्स पार्टनर अकेला मार्केट में जाता है और अपनी बंद हो चुकी फर्म के पुराने लेटरहेड और सील का इस्तेमाल करके एक रेगुलर सप्लायर से लाखों रुपए का माल उधार ले आता है। अब सप्लायर ने तो पिछले 5 साल से इनके साथ काम किया है, वो तो यही सोच रहा है कि पार्टनरशिप फर्म आज भी एक्टिव चल रही है ना। ऐसे में जो बचे हुए इनोसेंट पार्टनर्स हैं, वो कल को कोर्ट में जाकर ये डिफेंस नहीं ले सकते कि हमारी तो आपस में फर्म बंद हो चुकी थी, हम इस नए उधार के लिए पर्सनल लेवल पर जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल नहीं। कानून उनको साफ मना कर देगा। कानून कहता है कि जब तक आपने पेपर प्रिंट के जरिए दुनिया को पब्लिक नोटिस नहीं दिया, मार्केट की नजरों में और कानून की नजरों में दुनिया के लिए आपकी फर्म आज भी जिंदा है, और आप उस फ्रॉड या नए उधार के लिए एक एक रुपए के बराबर जिम्मेदार रहेंगे। ये नोटिफिकेशन मैकेनिज्म स्पेसिफिकली भोले वाले थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को फ्रॉड से बचाने के लिए ही बनाया गया है। सही बात है। उसके बाद जब पब्लिक नोटिसेस हो जाते हैं और डेली ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं, तो आता है अकाउंटिंग का सबसे बड़ा पहाड़, सेक्शन 48 यानी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। वाइंडिंग अप के दौरान मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स, केसेस और लिटिगेशन इसी एक पॉइंट पर आकर अटकते हैं। वो 100%। जब एक फर्म पूरी तरह बंद होती है, तो जितनी भी फिजिकल और डिजिटल प्रॉपर्टीज हैं, मशीनरी, फैक्ट्री की बिल्डिंग, बची हुई इन्वेंट्री, उन सब एसेट्स को मार्केट में बेचा जाता है। यानी उन्हें लिक्विडेट करके कैश बनाया जाता है। पर उस आने वाले टोटल पैसे का क्या किया जाएगा? कौन सा रुपया किस अकाउंट में कहाँ जाएगा? इसके लिए कानून ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और अनशेकेबल हायरार्किकल सीक्वेंस तय किया है, जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये सेटलमेंट सीक्वेंस एक कैस्केडिंग वाटरफॉल या झरने की तरह फ्लो करता है। वाटरफॉल अप्रोच। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा? सबसे पहले स्टेप पर फर्म के बाहरी लोगों का कर्जा लाजमी तौर पर चुकाया जाएगा, यानी बैंक के अनपेड लोन्स, थर्ड पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और रेगुलर सप्लायर्स का बचा हुआ पैसा। और जब तक इन आउटसाइडर्स का एक एक पैसा इंटरेस्ट समेत चुकता नहीं हो जाता, कोई भी मालिक या पार्टनर 1 रुपया भी अपनी पॉकेट में डालकर घर नहीं ले जा सकता। एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। एक बार जब बाहरी खर्चा पूरी तरह क्लियर हो गया और अगर अकाउंट में पैसे अभी भी बचे हैं, तो उसके बाद नंबर आएगा उन पार्टनर्स का जिन्होंने फर्म को अपने जनरल कैपिटल के अलावा कोई एक्स्ट्रा पर्सनल लोन एडवांस में दे रखा था। वो लोन वापस होगा। फिर तीसरे नंबर पर अगर बैलेंस बचा है, तब सभी पार्टनर्स को उनका लगाया हुआ ओरिजिनल कैपिटल यानी स्टार्टिंग पूंजी लौटाई जाएगी। और अगर इन तीनों मैसिव स्टेप्स को पार करने के बाद भी कुछ सरप्लस पैसा, कुछ नेट प्रॉफिट फर्म के पास बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ तब वो सरप्लस अमाउंट पार्टनर्स के बीच उनके प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा।
ये स्ट्रिक्ट सीक्वेंस एकदम परफेक्ट लॉजिकल सेंस मेक करता है। पहले बाहर का लायबिलिटी चुकाओ, फिर इंटरनल सॉफ्ट लोन्स क्लियर करो, फिर प्रिंसिपल कैपिटल वापस लो और सबसे आखिर में सिर्फ बचा हुआ शुद्ध मुनाफा आपस में एंजॉय करो। पर असल लीगल और अकाउंटिंग चुनौती तो तब खड़ी होती है जब फर्म में प्रॉफिट की जगह भारी लॉस छिपा हो। क्या हो अगर फर्म के सारे एसेट्स और बिल्डिंग्स को हाईएस्ट बिड पर बेचने के बाद भी आने वाला कैश मार्केट का भारी कर्जा चुकाने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा? वहीं पर यहां आकर एक बहुत ही मशहूर और गेम चेंजिंग ग्लोबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एंट्री होती है, रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। गार्नर वर्सेस मरे, ये वही 1904 का ब्रिटिश केस है ना, जिसने पूरी दुनिया के पार्टनरशिप और अकाउंटेंसी लॉज का लैंडस्केप बदल दिया। हाँ वही है। इस गार्नर वर्सेस मरे रूल के अंदरूनी मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। आमतौर पर होता यह है कि पार्टनर्स जिस रेशियो में मुनाफा यानी प्रॉफिट आपस में बांटते हैं, उसी रेशियो में वो फर्म के जनरल डे टू डे ट्रेडिंग लॉसेस को भी बेयर करते हैं। जैसे 50-50 या 60-40। राइट। मान लीजिए एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए बहुत अमीर है और उसने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया, बी ने 5 लाख लगाया और सी ने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया। सी ने कम क्यों लगाया? क्योंकि सी मेन फ्लोर पर काम करने वाला यानी टेक्निकल और स्वेट इक्विटी वाला पार्टनर था, जो अपना डेली समय ज्यादा दे रहा था। पर प्रॉफिट तीनों इक्वल 33% शेयर करते थे। अब अचानक एक साल फर्म को भारी लॉस हो जाता है, मार्केट क्रैश करता और डेट्स बढ़ जाते हैं। और सी, जिसके पास अपना अचानक आया लॉस का मैसिव हिस्सा चुकाने के लिए पर्सनल सेविंग्स नहीं है, वो बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है। तो अब मेरा सवाल ये है, अब सी के हिस्से का जो कर्जा और लायबिलिटी बच गई, उस शॉर्टफॉल या डिफिशियंसी को आखिर किसका अकाउंट देगा? आम मैथमेटिकल लॉजिक तो यही कहती है कि बचे हुए जिंदा और सॉल्वेंट पार्टनर्स यानी ए और बी उस भारी लॉस को अपने आपस के इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आधा-आधा बांट लें। लेकिन यहीं पर गार्नर वर्सेस मरे रूल ने एक कानूनी भूचाल ला दिया था। इस हिस्टोरिकल रूल ने तय किया कि जब बड़ा लॉस किसी पार्टनर की पर्सनल इंसॉल्वेंसी की वजह से बॉर्न होता है, तो वो साधारण डे टू डे ट्रेडिंग लॉस नहीं होता, बल्कि कानूनी तौर पर वो एक फंडामेंटल कैपिटल लॉस माना जाएगा। इसलिए जो बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, उन्हें उस दिवालिया पार्टनर की फाइनेंशियल डेफिशिएंसी अपने आम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटनी। एग्जैक्टली, बल्कि उन्हें वो अपने ओरिजिनल कैपिटल रेशियो के प्रोपोर्शन में पूरी करनी पड़ेगी। ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म हिस्ट्री में इतना रेवोल्यूशनरी और इम्पोर्टेंट क्यों है आखिर? क्योंकि प्रैक्टिकली ये उन छोटे इन्वेस्टर्स या हार्ड वर्किंग स्वेट इक्विटी पार्टनर्स को कंप्लीटली तबाह होने से प्रोटेक्ट करता है। हमारे उदाहरण में ए का ओरिजिनल कैपिटल 10 लाख था और बी का 5 लाख, तो उनका आपसी कैपिटल रेशियो हुआ 2.1। अब सी का जो टोटल पेंडिंग लॉस है गार्नर वर्सेस मरी लगने के बाद, उसका 2/3 भारी हिस्सा अमीर पार्टनर ए बेयर करेगा और सिर्फ 1/3 हिस्सा बी के अकाउंट में आएगा। सोचो अगर यहाँ पुराना प्रॉफिट रेशियो यूज होता तो बी को भी ए के बराबर पूरा आधा लॉस झेलना पड़ता, जिससे पूरी प्रोबेबिलिटी थी कि सिर्फ 5 लाख ओरिजिनल कैपिटल लगाने वाला बी भी सी के साथ ही अगले दिन बैंकक्रप्ट हो जाता। ये रूल एक बहुत ही नेचुरल सच्चाई को पहचानता है कि जिसने शुरू में सिस्टम में ज्यादा पैसा पंप किया है और जिसकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, आखिरी वक्त पे इंसॉल्वेंसी का शॉक एब्जॉर्बर बनने की क्षमता भी उसी की ज्यादा होनी चाहिए। ये प्रोपोर्शन का नियम अकाउंटेंसी की मॉडर्न दुनिया में फेयरनेस और इक्विटी का एक बहुत बड़ा अनशेकेबल पिलर बन चुका है। पर इन सब डीपली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस और प्रोटेक्टिव रूल्स के बाद भी मुझे लगता है पार्टनरशिप के कोर नेचर से एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी को भी डरा सकता है। आप अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रही हैं ना आप? हाँ, वही। कानून हमें बार बार याद दिलाता है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन्स आपस में बांटने की खुशी नहीं होती, बल्कि बिजनेस के नुकसान और कर्जे की जिम्मेदारी एक दूसरे के साथ ऐसी एक्सट्रीम गहराई से जुड़ी होती है जो ऑफिस से निकलकर सीधा किसी की पर्सनल जिंदगी तक पहुंच सकती है। ये बहुत स्कैरी रियलिटी है। अगर फर्म का भारी कर्जा चुकाने के लिए फर्म की सारी महंगी मशीनरियां, इन्वेंट्री और बिल्डिंग बेचने के बाद भी बैंक अकाउंट्स खाली हैं, तो लॉ वहां रुककर माफी नहीं देता। लॉ पार्टनर्स की पूरी पर्सनल प्रॉपर्टीज, उनके लाइफ सेविंग्स अकाउंट्स, उनके पर्सनल रिहायशी घर और उनकी पर्सनल गाड़ियां तक ऑक्शन करके बेचने का आदेश दे सकता है। कॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के मुकाबले एक जनरल पार्टनरशिप में पर्सनल लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। यही इस सदियों पुराने बिजनेस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा, अनअवॉइडेबल और कड़वा सच है।
इन सब एग्जाम्पल्स और रूल से ये फाइनली और क्लियरली समझ आता है कि लेजिस्लेचर ने इतने सारे डिटेल्ड सेक्शंस आखिर क्यों ड्राफ्ट किए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप की प्रक्रिया को इतना एग्जॉस्टिव और स्ट्रक्चर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि आखिरी मुश्किल दिनों में किसी अकेले डोमिनेंट पार्टनर की मनमानी ना चल सके। राइट। चाहे बिजनेस का एंड आपसी प्यार और सहमति से हो, किसी सरकार के अनिवार्य पॉलिसी चेंज की मजबूरी से हो, या किसी मिसकंडक्ट पर चलाए गए कोर्ट के हथौड़े से हो, कानून हर सिंगल फोर्सिएबल स्थिति के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक रास्ता तय करके देता है। इन सब का एकमात्र मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आखिरी सेटलमेंट के वक्त किसी भी इनोसेंट वर्किंग पार्टनर, उधार देने वाले बाहरी क्रेडिटर या आम ग्राहक के साथ कोई धोखा या फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो। प्लान होना आज के टाइम में उतना ही जरूरी है जितना एक ऑप्टिमिस्टिक बिजनेस एंट्री प्लान होना। अब आज की इस पूरी डीप डाइव एक्सप्लोरेशन के बिल्कुल आखिर में वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के इस टॉपिक पर एक और ऐसा प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सीधा जुड़ा है सेक्शन 55 से। सेक्शन 55 यानी बिजनेस की गुडविल का कॉन्सेप्ट और उसकी सेल का रूल। हाँ, वही। गुडविल कोई सीमेंट या ईंट से बनी टैंजिबल फिजिकल एसेट तो है नहीं। ये दरअसल किसी फर्म का लोकल मार्केट में सालों पुराना ब्रांड नेम, उसकी अदृश्य रेप्यूटेशन और आम ग्राहकों का उस ब्रांड पर जो सालों का भरोसा है, उस ट्रस्ट की मॉनेटरी वैल्यू होती है। बिल्कुल। अब एक हाइपर लोकल सिनारियो को इमेजिन करते हैं। एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो किसी शहर के बीचों बीच पिछले 50 सालों से एक बहुत मशहूर दुकान चला रही थी। वो पार्टनर्स की किसी आपसी अनबन की वजह से अब परमानेंटली डिसॉल्व हो जाती है। वाइंडिंग अप प्रोसेस के स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में उन्होंने अपना सारा फर्नीचर और फिजिकल सामान तो खुले बाजार में बेच दिया, पर उसके साथ साथ अपनी फर्म की ओरिजिनल गुडविल यानी उस पुरानी दुकान का ट्रस्टेड ब्रांड नेम भी करोड़ों रुपए देकर एक टोटल अनजान नए बायर को बेच दिया। तो इसमें सवाल क्या है? यहाँ कानूनी और प्रैक्टिकल बिजनेस सवाल ये उठता है कि जिस पुराने पार्टनर ने अभी अभी लाखों करोड़ों का बैंक चेक लेकर उस गुडविल और ब्रांड नेम को ऑफिशियली साइन करके बेच दिया है, क्या वो पार्टनर अगले ही महीने उसी शहर में उसी नए बायर की दुकान के ठीक सामने एक अपने खुद की वैसी ही नई दुकान खोलकर कंपटीशन शुरू कर सकता है? कोई भी आम आदमी सोचेगा कि ये तो मोरली गलत लगेगा, पर इंडियन कानून बड़ी सफाई से कहता है कि हाँ, वो ऐसा बिल्कुल ढंके की चोट पर कर सकता है। सच में राइट टू ट्रेड का अधिकार बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट के बहुत करीब आता है ना। किसी भी इंसान को उसकी स्किल का नया बिजनेस करने से पूरी तरह परमानेंटली नहीं रोका जा सकता, जब तक कि सेटलमेंट के वक्त पहले से ही दोनों पार्टीज के बीच कोई बहुत स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल नॉन कम्पीट एग्रीमेंट एक्सप्लिसिटली साइन ना हो रखा हो। पर नेचर ऑफ लॉ इसमें एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट या कैच जरूर रखता है। वो कैच क्या है? वो पुराना पार्टनर उसी रोड पर नया बिजनेस शुरू तो जरूर कर सकता है, लेकिन अब वो अपनी नई मार्केटिंग में उस पुरानी फर्म का नाम दोबारा भूलकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अपनी दुकान पर वही पुराना कलर स्कीम वाला लोगो डिजाइन नहीं लगा सकता। ओ, और इससे भी अहम बात मेरी समझ से ये होगी कि वो अपने पुराने लॉयल ग्राहकों को उनका पुराना डेटाबेस निकालकर कॉल्स करके अपनी तरफ खींच नहीं सकता, ये बोलकर कि मैं ही उस पुरानी शॉप का असली मालिक हूँ, वो तो सिर्फ नाम बिक गया है, आप मेरे पास आइए। कानून इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। वही तो, उसे एक बिल्कुल नए नाम से नए लोगों के साथ बिजनेस ऑपरेट करना पड़ेगा और ओपन कॉम्परेटिव मार्केट में एक फ्रेश नए प्लेयर की तरह जगह बनानी होगी। वो अब उस पुरानी ब्रांड आइडेंटिटी और कस्टमर ट्रस्ट की ऑरा को दोबारा कैपिटलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पूरी कमर्शियल वैल्यू वो चेक लेकर किसी और को लीगली बेच चुका है। तो आज इस डिसोल्यूशन की सारी मिन्यूट डिटेल्स, टेक्निकलिटीज और रूल्स ऑफ सर्वाइवल को समझने के बाद एक ही बड़ा आखिरी निष्कर्ष निकलता है। वो क्या? जबकि भविष्य में मार्केट से गुजरते हुए किसी सदियों पुरानी और मशहूर दुकान या किसी वेल नोन प्रोफेशनल एजेंसी को सडनली बंद होते हुए देखें और उसके कुछ ही वीक्स बाद उसके पुराने मालिकों और पार्टनर्स को आसपास अलग अलग फ्रेश नए नामों के साथ अपनी नई ऑफिसेज खोलते हुए देखें, तो आसानी से ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि बैकग्राउंड में आखिर कौन सा कॉम्प्लेक्स लीगल डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप का सर्वाइवल गेम प्ले आउट हो रहा था। ये प्योरली बिजनेस की दुनिया है और यहाँ लोगों की और प्रॉपर्टीज की कहानियां कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। वो सिर्फ लॉ ऑफ डिसोल्यूशन की एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रक्रिया से गुजरकर एक कंप्लीटली नए चैप्टर में बदल जाती हैं। आज के सफर और डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगली चर्चा में।